नमस्कार दोस्तों, मैं डालेश पारिक खबर खुर्चन से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसान की। यानी किसान के लिए डॉक्टर विजय शिंदे ने लिखा है अपने एक आर्टिकल के अंदर कि जिस मिट्टी में हम लोग पले बढ़े उससे गद्दारी कर अपने ही भोगों में लिप्त नवीन भारत के हम जैसे नागरिक उस मिट्टी के ऋण को भूल चुके हैं। और फिर एक और किसानों के लिए जिसने कोट किया था, एक बात कोट की थी कि हम सिर्फ अपना घर ही नहीं पूरा देश चलाते हैं, हम किसान हैं साहेब मिट्टी का कर्ज चुकाते हैं। तो किसान शब्द को समझने के लिए हम लोगों को बहुत आगे तक जाना पड़ेगा और इसके लिए हम शुरू करते हैं गुप्त काल से। जो समुद्रगुप्त का टाइम था, उस वक्त गुप्तकालीन भारत में जो आर्थिक क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई थी वो कृषि क्षेत्र को लेके हुई थी और कृषि क्षेत्र अपने चरमोत्कर्ष के ऊपर था। अपने सबसे बढ़िया जो चढ़ाव है कृषि क्षेत्र का उसके ऊपर था। और 3 सीजन होते थे उस वक्त खेती में, गर्मी जिसे रबी बोलते हैं और पतझड़ जिसे खरीफ बोलते हैं और साधारण समय में होने वाली फसलें और साधारण समय बीच का जो समय है उसके अंदर जो हम कुछ एक फसलें बीजते हैं वो वाली फसलें। अमरकोश उस वक्त लिखा गया, कोई महाकाव्य था या महाग्रंथ था, जो भी था, उसके अंदर भी ऐसी फसलों का उल्लेख हुआ है, बहुत सी फसलों का उल्लेख हुआ है। सिंचाई का साधन सिर्फ बरसात ही हुआ करती थी उस वक्त, क्योंकि नहरी तंत्र इतना मजबूत नहीं था। लेकिन किसानी है वो खुशहाल थी, वर्षा के ऊपर निर्भर होकर भी किसानी खुशहाल थी, आज की तरह से नहीं थी, खुशहाल थी। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी अपने चरमोत्कर्ष पर था, क्योंकि कृषि के अंदर ही आता है, पशुपालन का जो क्षेत्र है वो कृषि के अंदर ही आता है, तो वो भी अपने चरमोत्कर्ष के ऊपर था। और उसके बाद में हम आते हैं तो सल्तनत काल में ही आना पड़ेगा हमें। सल्तनत काल के अंदर जब भारत के अंदर नहरी तंत्र में कुछ नहीं था, उस वक्त हिसार तक नहर तंत्र विकसित करने में जिस शासक का सबसे बड़ा हाथ रहा उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। और उसके बाद में हम मुगल काल में आते हैं तो मुगल काल में लगभग 85% आबादी है वो गांव के अंदर रहती थी और उनका मुख्य जो काम था वो खेती था। और जब आजादी की पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं थी, उनमें कृषि व्यवस्था में बढ़ोतरी को पूरा स्थान दिया गया था। लेकिन उसके बाद में कालांतर में कृषि के क्षेत्र से हटते हम लोग आईटी सेक्टर में और औद्योगिक सेक्टर में उनके ऊपर हमारी सरकारें ज्यादा ध्यान देने लगी। उससे क्या है कि हमारा कृषि क्षेत्र है वो पिछड़ता चला गया। ये सबसे बड़ा कारण रहा। लेकिन एक उदाहरण जो कि बहुत ही शानदार उदाहरण होगा कृषि के लिए, विशेष रूप से कृषि के लिए, वो कोविड काल, जिस वक्त कुछ भी चालू नहीं था, सड़कें सुनसान थी, उद्योग हैं वो बंद थे, ताले लगे हुए थे, सब कुछ था, लेकिन एकमात्र खेती ने ही देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी पर पहुंचाया था। 3.4% की बढ़ोतरी हुई थी, 3.40% की बढ़ोतरी हुई थी कृषि क्षेत्र के अंदर। तो दोस्तों, बातें बहुत सी हैं किसानों के लिए। इसमें क्या है कि जो अपनी आजादी के बाद में सरकारी प्रयासों के चलते 1947 से अब तक कुल सिंचित क्षेत्र में 5 गुना ही बढ़ोतरी हो पाई है। आज भी 2015 के आंकड़ों के अनुसार शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का मात्र 40% है और
प्रतिशत क्षेत्र आज भी वर्षा जल पर ही निर्भर करता है। और अब हम आएंगे मूल बात के ऊपर कि आज किसान के लिए सरकारें क्या कर रही हैं। जैसा कि आपने देखा 2015 के अंदर 46% क्षेत्र ही सिंचित था और 54% क्षेत्र 2015 की बात कर रहा हूं मैं, 2015 के अंदर भी 54% क्षेत्र है वो वर्षा जल के ऊपर आधारित है। खेती उसकी मतलब 100 एकड़ जमीन बोई है तो 46 एकड़ में ही पानी लग रहा है और 54 एकड़ है वो बरसात कब होगी कब नहीं उसके ऊपर ही निर्भर करती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आज किसान को क्या मिल रहा है कि आज़ादी से लेके अब तक बीज के दाम में, खाद के दाम में, और अगर सिंचाई के लिए कुआं है और चीजें हैं उनका इस्तेमाल करता है किसान, तो उसके लिए उसको डीजल चाहिए या तेल चाहिए, जो भी चीज है, केरोसिन तेल चाहिए, डीजल चाहिए, जिससे भी वो अपना इंजन चला रहा है वो चीजें उसको चाहिए। तो उनके उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये चीज सोचने वाली है। और उस हिसाब से क्या किसान की फसल का सही मूल्य उसको मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक समय में जब 1 रुपए में डीजल मिलता था वही डीजल आज उसको 90 रुपए 92 रुपए में मिल रहा है। क्या उस हिसाब से उसकी फसल की जो कीमतें थी उनमें बढ़ोतरी हुई है। हर साल हमारी सरकारें ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि हमने एमएसपी बढ़ा दिया, गेहूं के ऊपर हमने 120 रुपए बढ़ा दिए, गन्ने के ऊपर हमने 40 रुपए बढ़ा दिए, 30 रुपए बढ़ा दिए, धान के ऊपर हमने 80 रुपए बढ़ा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन क्या किसान उससे अपने सभी सामाजिक सरोकार और जो अपनी रोजाना की जो जरूरतें हैं उन चीजों को पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज किसान के पास में जैसे अभी काम का वक्त है किसान का, वो फसलें काट रहा है, निकाल रहा है और उसके बाद में बिजाई भी करेगा और उसको पानी की आवश्यकता है। जो सिंचित क्षेत्र है उसके लिए पानी की आवश्यकता है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है तो बिजाई कैसे करेगा? बिजाई कर देगा तो हो सकता है कि वो अपनी भाषा में बोलते हैं ना, बीज कुरंड हो जाएगा। अपनी भाषा में बोलते हैं बीज कुरंड हो जाएगा, तो मतलब उसको दोबारा से बिजाई करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे क्षेत्र में किसान 2-2, 3-3 बार तक बिजाई कर लेता है, क्योंकि उसको न ही पानी मिल पाता, न ही खाद मिल पाती समय पे, न ही समय पर बीज उपलब्ध हो पाता, जो कि सरकारें मुहैया करवाती हैं। वो वाला अपना पैसा देके तो कहीं से भी खरीद लो, सरकार मुहैया करवाती है, उन चीज़ों में हमेशा लेट लतीफ़ी होती है। और रही प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम की बात, तो क्लेम के लिए फसल बीमा के लिए ये लोग प्रीमियम समय पे लेते हैं, लेकिन फसल बीमा आने की कोई निश्चित अवधि नहीं है कि आपको कब मिलेगा कब नहीं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर सरकारों को सोचना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो और चाहे वो केंद्र सरकार हो। उनको सोचना चाहिए कि किसान जो कि देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ है, और कोविड काल के बाद में तो सरकारों को किसान के ऊपर पूरी तरह से किसान के लिए अपने दरवाजे खोल देने चाहिए। कि जिस किसान ने जहां मतलब कोविड काल में कुछ भी चालू नहीं था, उस वक्त खेती चालू थी देश के अंदर, खेती कर रहे थे लोग, और उस चीज ने हमें 3.5% की बढ़ोतरी दी है। 3.4% की बढ़ोतरी दी है। तो ये सोच लेना चाहिए सरकारों को कि किसान है वही मतलब इस जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको आगे बढ़ा पाने में सक्षम है। क्योंकि आज बीमा क्लेम के लिए किसान जगह जगह धरने के ऊपर बैठे हैं। आज सिंचाई पानी नहीं मिल पाने की वजह से डेली मतलब जो सिंचाई क्षेत्र के सिंचाई विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ किसान प्रतिनिधियों की डेली बैठक हो रही है, लेकिन फिर भी किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा और चीजें नहीं है। खाद बीज हैं वो लेट मिल रहे हैं,
बिजाई का वक्त है, गेहूं की, सरसों की, इनकी बिजाई होनी है और चने की बिजाई होनी है। तो बहुत सी चीजें हैं जो कि अब मतलब सरकारों को सोचनी चाहिए कि किसान को अगर वो समय के ऊपर सभी चीजें उपलब्ध करवा दें तो किसान सड़कों पर नहीं अपने खेतों में काम करेगा, धरती का सीना चीरेगा और उसमें से जो चीज निकलेगी वो पूरे देश का पेट भरेगी। क्योंकि धरती माँ भी यही चाहती है कि मेरे ऊपर हल सजे रहें, वो बंजर होना नहीं चाहती, क्योंकि वो फसल है, वो उसकी औलाद है और वो अपनी औलाद हम लोगों को देके, धरती माँ अपनी औलाद हम लोगों को देकर हमारा पेट भर रही है। सबसे बड़ा बलिदान तो धरती कर रही है कि अपने सीने के ऊपर हल चलवाकर उसके बाद में जो वो उपज आती है, वो हल चलने से, वो बीज बीजने से जो उपज आती है वो पूरे देश का पेट भर रही है। सबसे बड़ी बात है। और आज नेता तरह तरह के वादे कर लेते हैं और कर लेते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में एक बात बहुत ही हाईलाइटेड शब्दों में लिखी गई थी कि 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ होगा। लेकिन उसके लिए 200 विधानसभाएं हैं और 200 प्रतिनिधि चुने हुए हैं। उनमें से विधानसभा में बोलते वक्त सबके मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि किसान तो सिर्फ वोट बैंक है, किसान तो वोट डालने की मशीन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो किसान को किसान बनाए रखने के लिए एक जनप्रतिनिधि को, एक सरकार को, एक राज्य सरकार को, एक केंद्र सरकार को, सबको किसानी अपनानी पड़ेगी। क्योंकि वीआईपी बनने में कोई लाभ नहीं है। अगर हम किसानों के साथ में जुड़े रहेंगे तभी धरती का और पूरी मानव जाति का कल्याण हो सकता है, वरन भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। क्योंकि जैसा कि हमारी सरकारें शायद चाह ही रही हों कि जनता भूखी मरे, किसान भूखा मरे, लेकिन फिर भी किसान जैसे तैसे करके अपना सब कुछ न्योछावर कर रहा है, अपने पास से पैसे लगा रहा है, फसल उपजा रहा है। देश को भूखा नहीं मरने की जो सौगंध उसने उठाई थी जब पहली बार धरती के ऊपर हल चला था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमारे देश के अंदर कृषि एक मुख्य आय का मुख्य स्रोत रही है। और पहली बार जब धरती के ऊपर हल चला था तो किसान ने एक कसम उठाई थी कि मैं किसी को भूखे नहीं मरने दूंगा। और हम सब चाहते हैं कि ये सरकारें ये सोचें कि जो कसम किसान ने उठाई थी वही उस कसम को पूरा करने के लिए हम किसानों का साथ दें। तो किसानों के लिए बहुत सी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन समय समय पर बोलते रहेंगे। धन्यवाद आपका जो आपने सुना। कृपया इसको शेयर करें, फॉलो करें और जुड़े रहें खबर खुर्चन के साथ में। खबर खुर्चन आपको हर अपडेट अपने थ्रू भी देता रहेगा और कोई कवरेज हुई तो वो कवरेज भी करेगा। धन्यवाद।